युद्ध और विनाशक तबाही दोनों ही एक दूसरे का पूरक है। हर सभ्यता को यह दम्भ होता है कि शायद हम कभी युद्धरत नहीं होंगे, मानवता को शर्मसार नहीं करेंगे। लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि जब जब क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और राष्ट्रीय हित आड़े आए हैं, हर एक सभ्यता युद्धरत हुई है, मानवता को शर्मसार करती है और सारे देश युद्ध में धधक उठते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का आज चौथा दिन है। लगातार युद्ध में यूक्रेन धधक रहा है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राजधानी कीव पर कब नियंत्रण होगा। कीव और यूक्रेन के अन्य बड़े शहरों में, खार्किव वगैरह में लगातार यूक्रेन की सेनाएं रूस से लोहा ले रही हैं। आम सिविलियन, आम नागरिक भी अब युद्ध के मोर्चे पर आ चुके हैं और रशियन सेनाओं को पीछे खदेड़ रहे हैं। रूस ने नहीं सोचा था कि शायद ये युद्ध इतना ज़्यादा लंबा चलेगा। अभी आगे कई दिनों तक चल सकता है और स्थिति भय से भयावह बनती जा रही है। भारत सरकार अपने नागरिकों को वहां से बाहर निकाल रही है और लगातार पूरे विश्व में तृतीय विश्व युद्ध का जो डर है, लगातार पूरे विश्व में संव्याप्त है। हर देश इस समय सतर्क है, अलर्ट है। विश्व के जो सैन्य संगठन है या आर्थिक संगठन है, उनके द्वारा लगातार रशिया के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और पूरे विश्व में रशिया के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं इस वार को लेकर के, जंग को लेकर के। और ये चलने भी चाहिए। जंग को कभी भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मानवता के खिलाफ है। तो आज पूरा दिन क्या स्थिति रही और साथ ही चेरनोबिल क्या है, चेरनोबिल शहर को लेकर के लगातार चर्चा बनी हुई है कि चेरनोबिल में रशिया ने आक्रमण कर दिया है और उस पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है। कई बार ये भी खबरें आप देख रहे होंगे, आप लगातार देख रहे होंगे, मीडिया के द्वारा प्रोपेगेंडा भी फैलाया जा रहा है। कभी मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने कब्जा कर लिया, कभी रशिया ने कब्जा कर लिया। तो चेरनोबिल क्या है, उसकी क्या स्थिति है? वैसे वास्तविकता यही है कि रूस यूक्रेन पे भारी है और लगभग यूक्रेन के सभी बड़े जो ठिकाने हैं, सैन्य ठिकाने हैं और साथ ही सभी बड़े शहरों पर रशियन सेनाएं, रशियन टैंक बेधड़क घूम रहे हैं और व्यापक तबाही मचा रहे हैं। स्थिति भय से भयावह होती जा रही है। हाँ, बातचीत के लिए भी चर्चाएं चली हैं। इसको लेकर के क्या स्थिति है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा बहुत ही बेबुनियाद और बहुत ही बेतुके बयान दिए जा रहे हैं। तृतीय विश्व युद्ध की धमकियां दी जा रही हैं, जो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि कैसे ये सैन्य पावर के दंभ में ये देश अंधा हो चुका है। कैसे इसे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई किसी भी युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं होगा, निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अभी क्या ताज़ा हालात हैं, आगे क्या स्थिति बन सकती है? हो सकता है कि हम सबको एक गुड न्यूज़ भी मिले कि शायद दोनों देश आपस में बैठ करके स्थिति को सुलह कर ले। नाटो के द्वारा भी स्थिति को बिल्कुल मजबूत किया जा रहा है, नाटो सेनाएं भी अलर्ट में हैं। ये तय है कि जो यूक्रेन को खुफिया जानकारी है और सैन्य सामग्री है, वो नाटो देशों के द्वारा वहां पे पहुंचाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं पे नाटो देशों के द्वारा वहां पर मदद की जा रही है, चाहे इंटेलिजेंस को लेकर के हो और सैन्य सामग्री कैसे पहुंचेगी इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा कौन सा भी, क्योंकि हर तरफ रूस का नियंत्रण है। चलिए, तो अभी मौजूदा हालात क्या है यूक्रेन में? देखिए, चौथा दिन है, युद्ध लगातार चल रहा है, व्यापक जानहानि हो रही है और जंग खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुका है। रशिया के द्वारा अपने हमलों को तीव्र से तीव्रतम किया जाता जा रहा है, ठीक है। और यूक्रेन के नागरिक भी युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं। यूक्रेन के जितने भी लोग थे, सभी को अस्त्र यूक्रेन सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। जो आम नागरिक हैं वो शेल्टर्स में छुप चुके हैं या फिर अपने देश से पलायन कर रहे हैं। पोलैंड पे, रोमानिया पे, जो जितनी भी बॉर्डर्स लगी हुई हैं, सभी पे नागरिकों का पलायन भी बहुत तेजी से चल रहा है, ठीक है। तो इस समय रूस द्वारा यूक्रेन पे हमले तेज कर दिए गए हैं। यूक्रेन के गैस पाइपलाइन और ऑयल डिपो को भी उड़ा दिया गया है। लगातार ये खबरें आप टीवी में देख रहे होंगे और पूरे विश्व भर में यूक्रेन के खिलाफ, सिर्फ विश्व भर में नहीं, रूस के अंदर भी रूस के इस आक्रमण के प्रति पूरे विश्व में आंदोलन चल रहे हैं, जो कि यह दिखाता है कि रूस के नागरिक भी अपने देश की सरकार, क्योंकि पुतिन एक डिक्टेटर है, तानाशाह है, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता है और वहां के लोगों को यह डर भी है कि यदि हम कुछ बोलेंगे तो हमें कभी भी जेल में डाल दिया जाएगा। इसके बावजूद भी वहां के लोगों के द्वारा आवाज उठाई जा रही है। यह दिखाता है कि एक लोकतांत्रिक निर्णय नहीं था और पुतिन डिक्टेटर है, तानाशाह है, तो लोकतांत्रिक निर्णय लेंगे भी कैसे, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं टैंक्स, आप लगातार देख रहे होंगे, कभी यूक्रेनी सेनाओं के द्वारा, यूक्रेनी नागरिकों के द्वारा रशियन टैंक्स को कब्जा कर लिया जा रहा है या फिर यूक्रेन के टैंकों के द्वारा रशियन टैंकों को या रशिया के द्वारा यूक्रेन के, ये तो लगातार चलता रहेगा और इसमें विनाश होना ही है।
किसी न किसी के सैन्य ठिकाने को, किसी न किसी के एयरक्राफ्ट को ख़त्म ही करना है। तो ये इसको लेकर के भी मैं आपको बता दूंगा। हाँ, भारत सरकार की जो इस समय प्राथमिकता है, आप देख रहे हैं जो मिशन गंगा चलाया गया है, ऑपरेशन गंगा चलाया गया है, उसके तहत भारतीय नागरिक या भारतीय छात्र जितने भी यूक्रेन में थे चरणबद्ध तरीके से अपने देश लाए जा रहे हैं। ठीक है, तो एयर इंडिया का विमान लगातार कार्य कर रहा है और भारत सरकार सराहना के योग्य है कि इस विपट परिस्थितियों में बेलग्रेड से हो या फिर रोमानिया से हो, जो आसपास के सीमावर्ती क्षेत्र हैं जहां पे उड़ान संभव हो सकती है, वहां तक अपने नागरिकों को सुरक्षित ला करके देश पे लाया जा रहा है। अभी तक 750 से ज़्यादा नागरिक हमारे देश में आ चुके हैं। अभी भी लगभग 16,000 से ज़्यादा नागरिक जो है यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। एक विषय यहाँ पे और होना चाहिए, रूस के भी नागरिकों को वापस बुला लेना चाहिए। रूस में भी जितने नागरिक फंसे हैं, क्योंकि हो सकता है स्थिति कुछ भी हो सकती है, कभी रूस के ऊपर आक्रमण हुआ तो ऐसे में फिर स्थिति और भयावह हो जाएगी। और इंडियन डायस्पोरा रशिया में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है कार्य भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा के तहत किया जा रहा है और यूक्रेन में जो जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनको सबको निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत सकारात्मक है। और हाल फिलहाल में देखिए जो इस समय स्थिति बनी है, एक दूसरे का प्रोपेगेंडा वार जो कहते हैं, साइकोलॉजिकल वार जो है वो भी चल रहा है। और यहाँ पे यूक्रेन के द्वारा दावा किया गया है कि 4300 सैनिक जो हैं वो मार दिए गए हैं। और इसके अलावा रूस के 146 टैंक, 37 जेट, 26 हेलीकॉप्टर, ये सारे मार गिराए गए हैं। और साथ में यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि रूस के स्पेशल फोर्स के टॉप जनरल को भी मार दिया गया है। इसके अलावा जो यूक्रेन के द्वारा रसिया ने यह बोला है कि 800 सैन्य ठिकाने जो है यूक्रेन के तबाह कर दिए गए। तो रसिया तो देखिए पूरे देश में इस समय हावी ही है। और साथ ही गैस पाइपलाइन और ऑयल डिपो पर भी रसिया के द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत घातक हो सकता है। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो खराब ही होगा, उसका कोई उपाय नहीं है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरे विश्व भर में विरोध प्रदर्शन निकल के आ रहे हैं पुतिन के खिलाफ। और एक हिटलर से जो है, जो 21वीं सदी के हिटलर से तुलना की जा रही है पुतिन की, क्योंकि जिस तरीके से पोलैंड के ऊपर आक्रमण हुआ था हिटलर का, कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है यूक्रेन के ऊपर। और ऐसे स्थिति में पुतिन को चाहिए कि स्थिति को, मैंने जैसा कि आपको बताया हर वीडियो में, कि यही एकमात्र व्यक्ति है व्लादिमीर पुतिन जो इस युद्ध को, इस तबाही को रोक सकते हैं। अन्यथा ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर कंट्री है जो है रसिया। और यदि नाटो सेनाएं आती हैं, अमेरिका के द्वारा किसी तरीके से भी हमला किया जाता है, तो स्थिति भय से भयावह हो जाएगी। ठीक है, तो इस समय रसिया भी थोड़ा सा दबाव में है, क्योंकि बड़े स्तर पे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। स्विफ्ट प्रणाली से भी बाहर किए जाने की बात रसिया को लेकर के चल रही है। स्विफ्ट प्रणाली क्या है, इसको लेकर के मैं आपको बता दूंगा, ये सेपरेट वीडियो भी एक बना दूंगा। सबसे पहले अभी बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा चेर्नोबिल के बारे में। चेर्नोबिल देखिए राजधानी कीव से कुछ ही दूरी पर अवस्थित है और यहाँ पर एक परमाणु त्रासदी हुई थी। ये कह सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी परमाणु त्रासदी यदि कहीं देखने को मिली थी तो चेर्नोबिल पे ही देखने को मिली थी। देखिए ये आपका चेर्नोबिल है यहाँ पे, और प्रिपेस शहर है यहाँ पे जो है, ये आप देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव जोन है जो रेडिएशन एरिया है। और यहाँ पे मैं एक बार इसको मानचित्र में दिखाता हूँ। ये आपका यूक्रेन का मानचित्र है ना, यूक्रेन का मानचित्र है। और यहाँ पर देखिए ये चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट इस एरिया में यहाँ पर अवस्थित है। और ये पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, रेडिएशन जोन है ना। ये घटना जो है, 2 डेट हमें याद रखनी चाहिए। 2 डेट 26 अप्रैल की एक घटना थी, 26 अप्रैल 1986। तब यूक्रेन जो है यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। और यहां पर चेर्नोबिल पे एक संयंत्र लगाया गया था, परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था 1972 पे। 1972 में यूक्रेन का पहला परमाणु संयंत्र जो है चेर्नोबिल पे लगाया गया था। ठीक है, अभी चेर्नोबिल ये समझिए एक तरीके का घोस्ट सिटी है। घोस्ट सिटी मतलब वहां कोई नहीं रहता है, एक आध लोग जो रह रहे हैं, उन घरों में लिखा रहता है कि इस घर में आदमी रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, तो बहुत कम, 1-2 लोग रहते हैं। 1-2 जनरल स्टोर है वहां पे, एक होटल भी है चेर्नोबिल पे, लेकिन कोई रहता नहीं। एक तरीके से घोस्ट सिटी है, भूतिया शहर है जहां पे कोई नहीं रहता है। वहां पे आने वाले 20,000 साल तक कोई नहीं रह पाएगा। क्यों? रेडिएशन का स्तर इतना ज्यादा है, लेवल 7 का रेडिएशन है वहां पे। तो लेवल 7 का रेडिएशन क्या होता है मैं ये भी बताऊंगा। तो
ये समझिए राजधानी कीव से कुछ ही दूर है जो चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और समझिए यदि इस पावर प्लांट के ऊपर हमला हो जाता है तो कोई परमाणु बम की जरूरत नहीं है, इसका रेडिएशन ही इतना ज्यादा है कि पूरा यूरोप दहल जाएगा। और ये घटना जब 1986 में हुई थी, समझिए उसके 9 दिन बाद ही पूरे यूरोप की स्थिति ये हो गई, इसके बाद इस शहर को पूरा खाली कराया गया। तो यहाँ पे चलिए कुछ थोड़ा सा बताता हूँ। ये चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट है आपका, ठीक है, और ये जो है स्थापित 1972 पे प्रारंभ किया गया था यूएसएसआर के द्वारा यूक्रेन क्षेत्र में। पहले यूएसएसआर का ही हिस्सा होता था, सोवियत संघ का हिस्सा होता था। इसके जो है चौथे परमाणु संयंत्र पे, चौथे रिएक्टर पे जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र पे जो है यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने के बाद जो है यहाँ से रेडिएशन होने लग गया। ये घटना 26 अप्रैल की थी, 26 अप्रैल 1986। शुरुआत में तो सोवियत संघ के द्वारा इस घटना को दबा के रखा गया, लेकिन रेडिएशन दबने वाली चीज नहीं है। जैसे जैसे धीरे धीरे पूरा क्षेत्र जो है, यहाँ पे पास में ही एक क्षेत्र है, देखिए चेर्नोबिल के पास ही है प्रिपेत शहर, है ना, प्रिपेत शहर है। और प्रिपेत शहर एक तरीके से चेर्नोबिल पे काम करने वाले जितने भी लेबर थे उनके लिए पूरा पूरा बसाया गया था ये पूरा क्षेत्र। तो जैसे ही 9 दिन बाद, मतलब कि 9 दिन बाद, मतलब कि ये समझिए कि स्थिति इतनी भयावह हो गई कि इस पूरे क्षेत्र को खाली करने पड़ा, ठीक है। तो इस पूरे क्षेत्र को खाली कर दिया गया 5 मई को, ठीक है, 5 मई, 9 दिन बाद 5 मई 1986 से ये पूरा क्षेत्र खाली है। और तब से लेकर अभी 26 साल हो गए, 25 साल से ज्यादा समय हो चुका है, इस पूरे क्षेत्र पे कोई नहीं जाता है, किसी नहीं जाता। अभी देखा होगा जैसे ही यूक्रेन में रसिया का आक्रमण हुआ, रशियन टैंक वहां पे पहुंचे, उसके बाद जो वहां पे डस्ट थी उसका रेडिएशन वहां पे बढ़ना चालू हो गया है। यदि यहाँ पे एक परमाणु हमला हो, एक मिसाइल हमला हो गया तो समझिए फिर पूरा ब्लास्ट ही है, क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव कचरा इतना पड़ा हुआ है कि वो अपने आप में बहुत भयावह है, ठीक है। तो एक अंतरराष्ट्रीय परमाणु घटना यहां पे हुई थी, और घटना स्केल के 7वें स्थान पे, मतलब सबसे गंभीरतम रूप से इसको देखा गया था। जैसा कि जापान के फुकुशिमा पे हमने देखा था, फुकुशिमा संयंत्र जब सुनामी आई थी उसके बाद वो ध्वस्त हुआ था, तो वहां पे भी रेडिएशन का यही स्तर देखने को मिला था। तो ये एक तरीके से समझिए जब हिरोशिमा और नागासाकी की घटना हुई थी ना, उससे भी खतरनाक घटना देखने को मिलती है। अब एक बार मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि ये जो विकिरण, परमाणु विकिरण को नापने के लिए इंटरनेशनल न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल इवेंट स्केल तैयार किया गया है। इसको तैयार किसने किया? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा, ठीक है। IAEA एक एजेंसी है आपकी, इसका फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के तौर पे है ये। और ये जो है परमाणु विकिरण का कितना रेडिएशन हो रहा है उसको नापने के लिए इंटरनेशनल न्यूक्लियर रेडियोलॉजिकल इवेंट स्केल इसने तैयार किया है। और इस स्केल के द्वारा ही किसी भी संयंत्र में जो भी खतरे होते हैं उसको लेकर के जितना रेडिएशन होता है 0 से लेकर के 7 तक जो है, इसको 7 स्तर तक जो है इसको विभाजित किया गया है। और इसका एक स्तर मतलब 10 टाइम ज्यादा होता है। जैसे 0 के बाद 1 है तो ये 10 गुना ज्यादा होगा, फिर 2 इससे ज्यादा, 1 से 10 गुना ज्यादा। तो ये रेडिएशन जितना बढ़ता जाएगा तो 0 से लेकर 7 तक। और जो चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र पे घटना हुई थी वो जो है आपका 7वें स्तर पे थी, अति गंभीर स्तर पे थी। एक बार मैं आपको बताता हूं, देखिए ये जो है पूरा डिवीजन किया गया है, और यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट स्तर है वो है 0, ठीक है। सबसे डिविजनल बोलते हैं इसको, डिविजनल यानी कि एक तरीके से यहाँ पे कोई खतरा नहीं होता है, और एक तरीके से यहाँ पर शून्य खतरा होता है, और किसी तरीके की अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती। तो ये बिल्कुल प्रारंभिक चरण है। इसके ऊपर जो है एनोमली स्तर है, जिसमें एक तरीके समझिए कि नियम बस जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है विचलन देखने को मिलता है विकिरण का। और ऐसे में जो परमाणु संयंत्र में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उनमें जो है स्तर 1 का जो है रेडिएशन होता ही रहता है आमतौर पे, तो उनके लिए सामान्य माना जाता है। यदि वो स्तर 1 का रेडिएशन वो झेल रहे हैं तो ये सामान्य माना जाता है। लेकिन आम नागरिक के लिए यदि इस पे जो है आम नागरिक इसमें जो है एक स्तर से ज्यादा रिसाव होता है तो निश्चित तौर पे आम आदमी के लिए खतरे का स्तर बन जाता है। 2 नंबर जो आपका है लेवल 2 जो आपका है, ये एक तरीके का इंसिडेंट है, यानी एक घटना है। और ये घटना यदि ज्यादा विकिरण में बदल जाती है तो जो संयंत्र में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी चिंताजनक बन जाता है, लेकिन इतना ज्यादा चिंताजनक नहीं होता है। लेवल 3 जो है सीरियस इंसिडेंट है, यानी गंभीर घटना के रूप में है, और इससे संपर्क में आने पर विकिरण से शरीर जलने लग जाता है, ठीक है। तो यहां तक तो नॉर्मल है लेवल 3 तक।
लेकिन जैसे ही रेडिएशन लेवल 3 से ऊपर बढ़ता है, ठीक है, उसके बाद स्थिति बहुत बिगड़ जाती है और ये एक्सीडेंट में बदल जाती है। पहले इंसिडेंट में है और इसके बाद एक्सीडेंट है, यानी घटना पहले ये घटना के रूप में है और फिर ये दुर्घटना में बदल जाती है। तो लेवल 4 से ही स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि इससे जो है सुरक्षा उपायों की जरूरत पड़ती है, यहां से सुरक्षा उपायों की बहुत तेजी से जरूरत पड़ती है। तो लेवल 4 जो है ये अपने आप में बहुत ज्यादा जो है दिल दहला देने वाला स्तर होता है। लेवल 5 उससे ज्यादा है, ठीक है। और लेवल 6 जो है सीरियस एक्सीडेंट बोलते हैं इसको, गंभीर दुर्घटना। और मेजर एक्सीडेंट आपका लेवल 7 है। तो जो हमने चेरनोबिल का जो मैंने आपको बताया कि 1986 में जो परमाणु दुर्घटना हुई थी, चौथे रिएक्टर पे ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद लेवल 7 की दुर्घटना यहां पे हुई और रेडिएशन का स्तर अभी भी इतना ज्यादा है कि आने वाले 20,000 साल तक यहां पर किसी तरीके से कोई भी आबादी रहेगी तो विकिरण से बचेगी नहीं। तो ये एक जो है बहुत गंभीर हो सकता है पूरे विश्व के लिए, और रसिया कम से कम इतना समझदार है कि विश्व को इतने बड़े संकट में नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अभी क्या हुआ है, जो बात निकल के आई है कि रूस के द्वारा बीच बीच में प्रोपेगेंडा वार में और या फिर इतने बड़ी तेजी से कार्रवाई के दौरान बातचीत के लिए भी मौके खोले जा रहे हैं। तो अभी रूस ने जो है ऑफर किया है यूक्रेन को कि हम बातचीत कर सकते हैं। जो रशियन राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन है वहां से जो है बात निकल के आई है कि बेलारूस है ना, बेलारूस आपका ये पड़ता है, बेलारूस में जो है रसिया ने यहाँ पर अपना ठिकाना भी बना रखा है और यहाँ से लगातार कीव के ऊपर मिसाइल आक्रमण भी हो रहे हैं। लगातार आप सुन रहे होंगे मिन्स्क में 2 समझौते जो हुए थे 2014-15 में, क्रीमिया के बाद मिन्स्क समझौता बेलारूस में ही बैठ के किए गए थे। तो अभी जो है राष्ट्रपति भवन से, क्रेमलिन से ये बात निकल के आई है, रसिया ने कहा कि हम बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, युद्ध को समाप्त करने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति के द्वारा, जेलेंस्की के द्वारा इसको पूरी तरीके से डिनाई कर दिया गया। उनके द्वारा हम बैठने को तैयार हैं, हम भी युद्ध रोकने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम बेलारूस में नहीं बैठेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेलारूस एक तरीके का बैटल ग्राउंड में कन्वर्ट है, बेलारूस से ही कीव के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। तो ऐसे में हम बेलारूस को जो है यहां पर अपने साथ, तो बेलारूस भी सोवियत संघ का भी हिस्सा होता था और इस समय रूस समर्थित सरकार है वहां पे और रूस का पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है इसमें बेलारूस। तो अभी जो है देखिए जो है प्रोपेगेंडा बहुत सारी इसको लेकर अफवाहें भी चल रही हैं। तो रूस के द्वारा यूक्रेन के साथ बातचीत करने को लेकर के बात आई है, लेकिन जेलेंस्की के द्वारा ये जो है ठुकरा दिया गया ऑफर और उनके द्वारा कहा गया कि हम दूसरी जगहों पर बैठ सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने जो है ये पोलैंड की एक शहर है वारसा पैक्ट के बारे में आपको सुना ही होगा। जब नाटो बना था तो वारसा पैक्ट भी किया गया था और ये भी एक सैन्य संगठन था। तो वारसा में जो है बोला कि हम बैठ सकते हैं यदि आप बैठना चाहें। और स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा, यहाँ पे बैठ सकते हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, यहाँ पे बैठ सकते हैं। या फिर तुर्की के एक शहर इस्तांबुल पे बैठ सकते हैं। और या फिर अजरबैजान की राजधानी है बाकू, है ना, बाकू में भी हम बैठ सकते हैं। यहाँ पर ये आपका कैस्पियन सागर से लगता है, एशिया वाले क्षेत्र पे बाकू है। तो ये जो है जेलेंस्की कह रहे हैं। लेकिन अभी ये खबरें चल रही हैं कि रूसी मीडिया के द्वारा कहा गया है कि यूक्रेन का एक प्रतिनिधिमंडल जो है बेलारूस पहुंच रहा है। तो हो सकता है रूसी प्रतिनिधिमंडल बेलारूस पे इंतजार कर रहा है, पहुंच चुका है। तो अब यूक्रेन का यदि प्रतिनिधिमंडल बैठता है तो ये बहुत गुड न्यूज होगी कि बैठ करके शायद युद्ध समाप्ति की दिशा की ओर आगे बढ़ सके दोनों देश, ठीक है। तो इस डायरेक्शन पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। और अभी जो मौजूदा स्थिति है वो ये है कि युद्ध के हालात बने हुए हैं। रूस के द्वारा लगातार बहुत तेजी से आक्रमण किया जा रहा है। अमेरिका के द्वारा आर्थिक प्रतिबंधों को लगाने की बात की जा रही है। विश्व के सभी देशों से कहा जा रहा है कि या तो तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार हो जाइए या तो ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगाइए। तो इसको लेकर यूरोपीय यूनियन ने भी कहा है कि हम स्विफ्ट सिस्टम से जो है बाहर कर देंगे जो है रसिया को। देखिए स्विफ्ट सिस्टम जो है एक तरीके से ग्लोबल बैंकिंग सर्विसेज के तौर पे इसको जाना जाता है। ग्लोबल बैंकिंग सर्विसेज में जीमेल के तौर पे कार्य करता है और 1973 में इसकी स्थापना कराई गई थी, जो कि टेलेक्स प्रणाली पे के अंतर्गत, टेलेक्स प्रणाली थी पहले, उसको समाप्त किया गया था। तो स्विफ्ट सिस्टम एक तरीके से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए बैंकिंग सिस्टम को लेकर के सबसे प्रभावी जो है कार्य है और इसके माध्यम से ही जो पूरे विश्व का रेमिटेंस है, एक देश का दूसरे देश को लेकर के जो ट्रांसफर होता है, दो कंपनियों के बीच में मैसेजिंग होती है, तो उसको लेकर के काम जो है स्विफ्ट सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो एक तरीके से एक कम्युनिकेशन है, सुरक्षित संचार होता है और इसके माध्यम से ही पैसों का लेन देन संभव हो पाता है। स्विफ्ट का मुख्यालय कहाँ
कहाँ है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ब्रुसेल्स में जो है एक जगह है ला हुपले में इसका जो है मुख्यालय बनाया गया है स्विफ्ट का। तो स्विफ्ट प्रणाली से इसको अलग थलग किया जाएगा, तो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी इसके बैंक हैं उनके द्वारा किसी भी तरीके से कोई भी आर्थिक गतिविधि नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा रशिया के ऊपर लगातार प्रतिबंध लग रहे हैं, आर्थिक और बड़े स्तर के जो है विभिन्न जो संगठन है जिनसे रशिया जुड़ा हुआ है उनको वहां से हटाया जा रहा है। इसके अलावा एनोमिनस ग्रुप के द्वारा जो है रूस के खिलाफ साइबर वार जो है घोषित की जा चुकी है, और वहां पे जो रशियन टाइम्स है उसका जो है साइट को भी एनोमिनस ग्रुप के द्वारा जो है एक हैकर ग्रुप है ये, और यहां तक रूस की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय है और रक्षा मंत्रालय, उसकी साइट्स को, वेबसाइट्स को भी उसके द्वारा हैक करने का दावा किया गया है। तो ये लगातार एक तरीके का साइकोलॉजिकल वार भी चल रहा है, प्रोपेगेंडा वार भी चल रहा है, और धरातली स्तर पर टैंक उतर चुके हैं, आसमान में बड़े बड़े रॉकेट, मिसाइल, सारी चीजें जो है लगातार चल रही हैं, और युद्ध का ऐसा माहौल है, एक भय का वातावरण बना हुआ है। सबसे बड़ा भय यह है कि यदि किसी तरीके की ग्रुपिंग हुई तो उस ग्रुपिंग के बाद फिर कोई इस युद्ध को नहीं रोक पाएगा, और आज हम 21वीं शताब्दी में उस दहलीज में आके खड़े हुए हैं कि कभी भी थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यूरोप फिर से दहल गया है, और मैं एक चीज बताऊं, आने वाले समय में भारत जो है पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा। ये यूरोपीय देश ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे, और निश्चित तौर पे भारत की जो विदेश नीति रही है, हस्तक्षेप नहीं करने की विदेश नीति, उसका महत्व अब आपको समझ में आएगा। किस तरीके से हम इन गुटों में सम्मिलित नहीं हुए, कैसे हमने अपने आप को नैम की नीति के तहत आगे लेकर के चले, उसका महत्व अब आपको समझ में आएगा। यूक्रेन दहल रहा है ना, ये नाटो के कारण दहल रहा है, ये सैन्य संगठन के कारण दहल रहा है, और अमेरिका अपने वर्चस्व की लड़ाई में पूरे विश्व को आग में ढकेल देगा, पूरे विश्व को तबाही के मंजर में लाके खड़ा करेगा। तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया एक कूटनीतिक चाल है। वो तो बहुत दूर बैठा है, प्रशांत महासागर के पार, अटलांटिक महासागर के पार बैठा है, लेकिन इनको लड़ा देगा। और एक चीज और देखिए, वेपन इंडस्ट्री जो पूरी डेवलप हुई है, जिसके तहत अस्त्र शस्त्रों का निर्यात एक बड़ा विषय वस्तु बना हुआ है, उसके लिए भी जो है पूरी तरीके से अमेरिका जो है पूरा प्रयासरत है। वो पूरे विश्व को कभी भी शांति के माहौल पर रखना ही नहीं चाहेगा, पूरे विश्व को अशांत ही रखना चाहेगा। तो वर्तमान में जो सिचुएशन है, स्थिति है, इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार यदि कोई एकमात्र देश है तो वो जो है आपका अमेरिका है, और साथ में उसी के प्रश्रय से यूक्रेन के द्वारा अभी किसी भी तरीके से, क्योंकि बार बार आप देख रहे हैं कभी फ्रांस के राष्ट्रपति का आ जा रहा है कि युद्ध बड़ा लंबा चलेगा, कभी तृतीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका आके खुद कर रहा है, तो ऐसे में फ्रांस अभी तक नहीं तो मैटर सुलट गया होता है ना। सिर्फ यहाँ पे एक मैटर है, रशिया सिर्फ एक चीज की सर्टेनिटी चाहता है कि नाटो में जुड़ने की जो कवायद है कि नाटो से जुड़ना है, नाटो से, ये जिद खत्म होनी चाहिए। और कोई भी देश, आज भारत के तौर पे आप सोचिए, यदि पाकिस्तान कल के दिन नाटो का सदस्य बनना चाहे तो जिस तरीके का सीमा विवाद है, जिस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति रहती है, वैसे में भारत की संप्रभुता का क्या होगा, हमारी क्षेत्रीय अखंडता का क्या होगा, जिस तरीके से ऊपर से चीन बैठा हुआ है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो गया है कि अभी इस दौरान जो है नाटो को पूरी तरीके से समाप्त किया जाए, इसका भी विरोध हो इंटरनेशनल लेवल पे, और अमेरिका की विस्तारवादी नीति पे रोकथाम लगना चाहिए। दोनों देश और रशिया इस समय देखिए, हो सकता है बहुत सकारात्मक है, वार्ता के मंच पे दोनों आ रहे हैं और वार्ता के मंच पे आकर के चीजों को सुलझा रहे हैं। अन्यथा की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी। जो मानवता और मानववाद, ह्यूमन राइट, दुनिया भर की बातें जितने पश्चिमी देश कहते हैं, ये सबसे ज्यादा तबाही के मंजर पे खड़े होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो है आने वाले समय के लिए हम प्रे कर सकते हैं। जो भी अपडेट होंगी मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या स्थिति है, 1945 के बाद क्यों स्थापित किया गया, क्या तृतीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ खत्म हो जाएगा, या पूरी तरीके से फिर से जो, जैसे कि यूक्रेन के द्वारा कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रशिया को हटाया जाए, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, वीटो पावर क्या होती है, निषेधाधिकार क्या है, किस तरीके से रशिया के द्वारा अपने खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव को जो है वीटो कर लिया गया, इन सभी विषयों पर भी मैं आपको चर्चा करूंगा। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये दोनों घटनाएं क्या थीं, किस तरीके से एक तबाही का मंजर चालू हुआ था, तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। आने वाले समय पे युद्ध रुके, यही हमारा जो है हमारे तरफ से प्रार्थना होगी, प्रे होगी। भारत के प्रधानमंत्री इस समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और निश्चित तौर पे अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित लाने के बाद हम प्रयास करेंगे कि कैसे भी करके युद्ध रुके, और इसके लिए हम वार्तालाप को ही सबसे पहली प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, तो लगातार बने रहेंगे, आप लोग भी लगातार जुड़े रहिए। जो भी कमेंट हो आप बताइए कि किन किन टॉपिक पे और आप चाहते हैं, मैं आपको लगातार कंप्लीट अपडेट देता रहूंगा।
किसी भी तरीके की अफवाहों से बचें और बहुत ऑथेंटिक तरीके से आपको जानकारी मैं इस मंच के माध्यम से आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।